नमस्कार। तो आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के उस दौर की जिसने स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया, यानी गांधीवादी युग। ये कहानी है कि कैसे एक इंसान ने पूरे देश को जगाया और अपने सबसे बड़े हथियार बनाए, सत्य और अहिंसा को। आइए इस असाधारण कहानी को समझते हैं। तो इस दौर में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? देखिए, 1915 से पहले आज़ादी की लड़ाई वो ज़्यादातर शहरों के पढ़े लिखे एलीट क्लास तक ही सीमित थी। लेकिन गांधी के आने के बाद ये एक जन आंदोलन बन गया। मतलब इसमें किसान, मजदूर, महिलाएं, पूरा का पूरा देश शामिल हो गया। ये एक ऐसा ज़बरदस्त बदलाव था जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। वहां वो अपने संघर्ष के खास तरीके, अपने टूल्स विकसित कर चुके थे। लेकिन उन्होंने यहां आते ही कोई बड़ा आंदोलन शुरू नहीं कर दिया। नहीं, पहले उन्होंने पूरे भारत को घूमा, लोगों को समझा, उनकी नब्ज को पहचाना और फिर अपने दो सबसे शक्तिशाली हथियार सामने रखे, सत्य और अहिंसा। उनका पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत था सत्य। गांधी के लिए सत्य सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो इसे ईश्वर मानते थे। उनका मानना था कि राजनीति का आधार नैतिकता और सच्चाई पर होना चाहिए, ना कि धोखेबाजी पर। सोचिए, उस जमाने की राजनीति में ये कहना कि सब कुछ सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, ये अपने आप में एक क्रांति थी, और यही उनके हर फैसले का आधार बना। दूसरा सिद्धांत था अहिंसा। और हाँ, गांधी के अहिंसा का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना या कायरता दिखाना बिल्कुल नहीं था। ये तो अन्याय के खिलाफ एक एक्टिव तरीका था, एक प्रतिरोध था। बस इसमें शारीरिक बल की जगह नैतिक बल और हिम्मत का इस्तेमाल होता था। ये ब्रिटिश साम्राज्य की मिलिट्री पावर को उनकी मॉरल कमजोरी से चुनौती देने का एक तरीका था। और जब इन दो जबरदस्त आइडियाज को, यानी सत्य और अहिंसा को मिलाया गया, तो बना उनका सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार, सत्याग्रह। मतलब सत्य के लिए आग्रह। ये अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ शांति से, लेकिन सबके साथ मिलकर नाफरमानी करने का एक तरीका था। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये एक नैतिक ताकत थी जिसमें लाखों लोगों को एक साथ जोड़ने की शक्ति थी। गांधी का काम करने का तरीका भी बड़ा कमाल का था, एकदम सिस्टमैटिक। देखिए, 3 सिंपल स्टेप्स थे। पहला, लोगों को समझो। दूसरा, उन्हें एक साथ लाओ, ऑर्गेनाइज करो। और तीसरा, उन्हें संघर्ष के लिए तैयार करो, मानसिक और नैतिक रूप से। उन्होंने हमेशा जमीन से जुड़कर काम किया, जिससे वो लोगों के दिलों तक पहुंच सकें। तो थ्योरी तो हो गई, अब देखते हैं कि इन तरीकों को उन्होंने प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल किया। भारत आते ही उन्होंने कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं छेड़ा, बल्कि छोटे छोटे लोकल मुद्दों पर फोकस किया। ये शुरुआती संघर्ष उनके लिए एक तरह की लैबोरेटरी थे। और इस लैबोरेटरी के नतीजे कमाल के थे, एक के बाद एक जीत। 1917 में बिहार का चंपारण सत्याग्रह, नील किसानों के लिए। 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल, उनके हक के लिए। और उसी साल 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों का आंदोलन। इन 3 बड़ी सफलताओं ने पूरे देश को दिखा दिया कि गांधी का तरीका काम करता है। और बस यहीं से वो एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित हो गए। अब जब लोकल लेवल पे ये साबित हो गया, तो बारी थी एक बड़े देशव्यापी आंदोलन की। और इसका कारण बनी ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, जिसने पूरे देश को गुस्से की एक ही लहर में एकजुट कर दिया। और इस देशव्यापी गुस्से की आग में घी का काम किया 2 घटनाओं ने। पहला था 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया। सोचिए, किसी को भी बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल देने का अधिकार। और फिर जलियांवाला बाग, जहां शांति से सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गईं। इन घटनाओं ने अंग्रेजों के न्याय से रहा सहा भरोसा भी खत्म कर दिया। इन्हीं घटनाओं के जवाब में 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। मकसद एकदम साफ और ताकतवर था, अंग्रेजी हुकूमत को पूरी तरह से ठप कर देना। कैसे? उनके साथ कोई सहयोग ही न करके। स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी माल, हर चीज का बहिष्कार। आंदोलन जबरदस्त कामयाब हो रहा था, लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई, जहां प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और गांधी ने अचानक पूरे आंदोलन को वापस ले लिया। बहुत लोग नाराज हुए, इसकी आलोचना भी हुई। लेकिन गांधी के लिए अहिंसा का सिद्धांत किसी भी जीत से कई ज्यादा बड़ा था, उस पर वो कोई समझौता कर ही नहीं सकते थे। असहयोग आंदोलन तो खत्म हो गया, पर लड़ाई नहीं। अब शुरू हुआ आजादी के संघर्ष का दूसरा बड़ा चैप्टर,
सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसका चेहरा बना एक ऐसा प्रोटेस्ट जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह। लेकिन सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई के लिए नमक जैसी मामूली सी चीज़ क्यों चुनी गई? यही तो गांधी का जीनियस था। अंग्रेजों का नमक पर जो टैक्स था ना, वो हर एक भारतीय को चुभता था, अमीर हो या गरीब, किसी भी धर्म का हो। तो नमक के मुद्दे को उठाकर गांधी ने आज़ादी जैसी बड़ी बात को हर घर की रसोई से, हर आम इंसान के रोज के दर्द से जोड़ दिया। क्या कमाल की रणनीति थी, एक मास्टर स्ट्रोक। और फिर शुरू हुई वो ऐतिहासिक दांडी यात्रा। सोचिए जरा, साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 385 किलोमीटर पैदल। गांधी और उनके साथी चले और जैसे जैसे वो आगे बढ़े, पूरा देश उनके साथ चल पड़ा। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये दुनिया को एक मैसेज था कि भारत अब जाग चुका है। अब देखिए, इसी दौरान आज़ादी की बड़ी लड़ाई के अंदर एक और ज़रूरी बहस चल रही थी। ये बहस थी दलितों के राजनीतिक अधिकारों को लेकर। एक तरफ थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनका कहना था कि दलितों का सही प्रतिनिधित्व तभी होगा जब उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हों। वहीं दूसरी तरफ थे गांधी, जिन्हें लगता था कि ऐसा करने से हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। काफी बहस के बाद 1932 में पूना पैक्ट के रूप में एक समझौता हुआ। इसमें अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात तो नहीं मानी गई, लेकिन दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। और अब हम पहुंचते हैं इस दौर के क्लाइमैक्स पर, आखिरी और सबसे निर्णायक लड़ाई। ये समय था दूसरे विश्व युद्ध का, और अब आज़ादी की मांग किसी भी शर्त पर मानने वाली नहीं थी। ये आखिरी धक्का देने का समय था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान करते हुए गांधी ने एक नारा दिया जो अमर हो गया, करो या मरो। इसका मतलब साफ था, अब बातचीत का, समझौते का वक्त खत्म हो चुका है। अब मंजिल सिर्फ और सिर्फ पूरी आज़ादी थी। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये पूरे देश में अपने आप फैल गया। इसे अंग्रेजों ने बहुत बेरहमी से कुचला, लेकिन एक बात साफ हो गई थी, अब भारत पर राज करना उनके लिए नामुमकिन है। ये उनके राज के ताबूत में आखिरी कील की तरह था। तो आखिर में इस पूरे गांधीवादी युग की विरासत क्या रही? सबसे पहली बात, इसने आज़ादी की लड़ाई को कुछ लोगों से निकालकर आम जनता का आंदोलन बना दिया। दूसरी, इसने दुनिया को दिखाया कि अहिंसा भी एक कितना ताकतवर राजनीतिक हथियार हो सकती है। तीसरी, इसने अंग्रेजी हुकूमत की नैतिक जमीन ही खिसका दी। और चौथी, इसने लाखों करोड़ों लोगों को, खासकर महिलाओं और किसानों को, राजनीति में अपनी आवाज उठाने की हिम्मत दी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, गांधीवादी युग से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक क्या है? क्या ये कि एक अकेला इंसान भी इतिहास का रुख मोड़ सकता है, या ये कि सच्चाई और नैतिकता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है? इस पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है।